बच्चों कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर आए हैं और एनसीईआरटी के बुक में ये लॉ ऑफ मोशन के नाम से चैप्टर है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। जो तीन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन तीनों को हम बारी बारी से डिफाइन करेंगे और इन तीनों को हम समझने की कोशिश करेंगे न्यूटन्स ने इन तीनों लॉ में क्या हमें समझाया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। इसमें थोड़ा इंक की कमी लग रही है, दूसरा मार्क कर लेते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु, ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, बात को समझिए ध्यान से, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो अपनी स्थिति को बनाए रखेगी। ठीक है, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी स्टेट को बनाए रखेगी। तब कब तक वो अपने इस स्टेट को बनाए रखेगी? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ध्यान से, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। बात समझ गए आप? मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये बताया गया है कि किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट की कंडीशन में है या फिर मूविंग कंडीशन में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन से वो चल रही है, तो ये उसी स्टेट में रहेगी। ठीक है, रेस्ट में तो रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन ये कब तक रहेगा? ये तब तक रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आप अप्लाई ना करो। बात आप समझ गए? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहले हम इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। इसके डिफिनेशन में ये कहा गया है कि अ बॉडी ऑब्जेक्ट जो भी कह सकते हो, अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन remains in the state of rest or of यूनिफॉर्म मोशन। इस लाइन में क्या कहा गया है? इस लाइन में ये कहा गया है कि एक कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये रिमेंस इसी स्टेट में रहेगा। ठीक है ना, रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, देखिए इसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अनबैलेंस्ड फोर्स को, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने आपको सभी समझाया बस उसी को हमने लैंग्वेज में लिखा, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें यह कहा जा रहा कि फिर से मैं बताता हूँ आपको, आप इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता क्या है। कोई भी बॉडी रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो तब तक अपने उसी अवस्था में होगा, उसी स्टेट में है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, इसको मैंने अंडरलाइन किया। अब इसको क्यों अंडरलाइन किया ये समझिए। अगर आप ये कहते हो, आपसे पूछा जाता है कई बार, जब मैं इसकी डिफिनेशन को पूछता हूँ बच्चों से, तो वो बताते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई हो बॉडी पे, अपने स्टेट को तब चेंज करेगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो। मैंने कहा ठीक है, मैं कहता हूँ चलिए ठीक है। तो आपके पास मान लो कि ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई एक ब्लॉक है ऑफ मास m। आप इसके पहले वाले लेक्चर में जानते हो कि इसके कांटेक्ट के कारण नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ r, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये किसी ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये किसी ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। अब
और ये जो इसकी इनिशियल कंडीशन है वो रेस्ट की कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन जो है उसकी रेस्ट की कंडीशन है। आपने कहा कि कोई भी वस्तु बॉडी वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, कब? जब तक कि उस पर कोई बाहरी मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लिखते हो आप, ठीक है, अनबैलेंस्ड का यूज नहीं करते हो, तो देखो यहाँ से मान लो कि आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, यहाँ से कोई फोर्स अप्लाई किया, आपने कहा दिस इज एफ, दिस इज F1 F2, आप ये कहते हो। और मान लो फर्स्ट केस में इन दोनों का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, ठीक है, 10 न्यूटन है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इसके डिफिनेशन में आप अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हो तो डिफिनेशन आपका सही नहीं होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में के डिफिनेशन में अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि अगर हिंदी में हम इसे बोलें तो हम कहते हैं कि असंतुलित बल, ठीक है ना, असंतुलित। तो अगर इस केस की हम बात करें, हमने तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यहाँ पर भी लगाया, इस डायरेक्शन से भी लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट हो रहा है, लेकिन इस फोर्स के लगने के बावजूद ये बॉडी मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि जो समेशन ऑफ फोर्स है ये जीरो है। एक डायरेक्शन में जो आपने फोर्स कहा कि समेशन ऑफ एफ एक्स, ये जीरो। क्यों? ये इधर भी 10 इधर भी 10, यानी कि ये फोर्स क्या है? बैलेंस्ड फोर्स है। लेकिन अगर यहीं पे अनबैलेंस्ड फोर्स होता, मान लो कि ये होता 15 न्यूटन, मान लीजिए कि ये हमारा 15 न्यूटन होता, तो क्या होता है? अगर 15 न्यूटन होगा तो बॉडी स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, है ना। बॉडी की मूवमेंट इस डायरेक्शन में, किसी भी एक्सेलरेशन से ये इधर मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। बात आप समझे? अगर अनबैलेंस्ड का यूज नहीं करते हो आप डिफिनेशन में, तो डिफिनेशन इज नॉट करेक्ट। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप अनबैलेंस्ड फोर्स का यूज नहीं करते हो डिफिनेशन में, तो डिफिनेशन इज नॉट 100% करेक्ट। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे आपने कहा कि ठीक है, यहाँ से 15 न्यूटन लगाया, इधर 10 न्यूटन लगाया, तो बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि F1 इज ग्रेटर देन F2। इसका मतलब है कि समेशन ऑफ एफ एक्स डायरेक्शन डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो देखो मैंने एक्स डायरेक्शन की बात करी, ऐसा हो सकता है कि फोर्स वाई डायरेक्शन में इसका मोशन ऊपर की तरफ हो, वर्टिकल हो, ऐसा केस भी हो सकता है। इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे केस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एफ वाई डज नॉट इक्वल्स टू 0, समेशन अगर उस डायरेक्शन में समेशन 0 नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर उस अनबैलेंस्ड फोर्स है तो हम कह सकते हैं कि जो आपका बॉडी है अगर रेस्ट में है तो उसका वो मोशन में आ सकता है, और जो मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में उसे हम रेस्ट में कर सकते हैं। ओके, अब देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया वो आया इनर्शिया का, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये आप इसे इस तरीके से समझिए इजी वे में। देखिए इनर्शिया मैंने आपको पहले भी बताया, फर्स्ट लेक्चर जो इसका है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने इनर्शिया को डिफाइन किया है कि इनर्शिया क्या है। ठीक है, फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हो, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया कह सकते हो। इनर्शिया में मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा 3 कंडीशन वहाँ पे, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैंने ये बातें करी ना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या बॉडी को रेस्ट या मोशन की कंडीशन को चेंज करने के लिए आपको क्या, एक एक्सटर्नल एजेंट यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है ना। यहाँ तक तो डिफाइन, यहाँ तक तो आप समझ रहे हो, यहाँ तक आपने पढ़ रखा है, इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इनर्शिया, मान लीजिए कि कोई बाइक की बात कर लेते हैं, साइकिल की बात करते हैं, बाइसाइकिल, कोई साइकिल से आ रहा है तो साइकिल को आप रोकना चाहो तो आप, जब वो आ रहा है तो आप उसे रोक सकते हो, अगर अपनी ताकत लगाकर उसे आप रोक सकते हो। ठीक है ना, तो उसके मोशन को आप चेंज कर सकते हो, चाहे तो स्लो कर सकते हो, बहुत स्पीड में है तो चलो ठीक है, नहीं रुका तो आप उसके साथ निकल लिए। ठीक है, लेकिन अगर यही केस अगर हो कार के साथ, कि कार आ रहा है, कार आपके डायरेक्शन में आ रही है और आप उसे रोकना चाहो, उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहो। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन में है वो, इनिशियल कंडीशन उसका इनर्शिया ऑफ मोशन है, आप उसे रेस्ट में लाना चाहो तो क्या हो सकता है? पॉसिबल नहीं हो सकता है।
तो इसका मतलब हुआ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है किस पे, इनर्शिया डिपेंड कर रहा है किस पे, वेलोसिटी पे, सॉरी मास पे। इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। ओके, साइकिल का मास कम है तो हम उसे रोक सकते हैं, कोशिश करके उसे रोका जा सकता है। लेकिन कार हो, ट्रक हो, बस हो, इसे आप कोशिश करके भी नहीं रोक सकते हो। मतलब सिंगल, आप अगर अकेले उस पर कोई कितना भी फोर्स लगाओ, बिना किसी इक्विपमेंट की मदद से, मशीन की मदद से कितना भी फोर्स लगाओ, आप उसे नहीं रोक सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ द केस ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया में जो 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वही जो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, तो जब ट्रेन चलेगी तो क्या होगा और बस रुकेगी तो क्या होगा, है ना। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो कि क्यों बस चलती है, रुकी हुई बस जब चलती है तो आप पीछे की तरफ, या चलती हुई बस जब रुकती है तो आगे की तरफ, ऐसा क्यों होता है, आप क्यों झुक जाते हो आगे या पीछे की तरफ। तो इसे अगर समझना है तो फर्स्ट लेक्चर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देखिए और उसके बाद सेकंड लेक्चर पे आइए। चलिए अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो हमारा डिफिनेशन है वो कहता है, उसमें मोमेंटम की बात आती है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो हमारा डिफिनेशन है उसमें मोमेंटम की बात आती है। ठीक है, तो पहले एक बार हम मोमेंटम समझेंगे। मैं कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बताइए न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, तो उनका कहना होता है कि सर F = ma, F = ma, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। क्या ये न्यूटन सेकंड लॉ है? ये न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, ये न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है। दिस इज द ओनली मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। जो आपका डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन से अगर आप मैथमेटिकल टर्म में उसे कन्वर्ट करोगे और उसे आगे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है ना, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा F = ma। तो दिस इज नॉट द न्यूटन सेकंड लॉ, ये डिराइव्ड, मैथमेटिकली डिराइव्ड है कि F = ma होता है। ठीक है, तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ से पे आने से पहले हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए मोमेंटम क्या है। जिस तरह से इनर्शिया की हमने बात करी थी, हम यहाँ पे मोमेंटम को देखिए उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब रिलेट इन द सेंस उस तरीके से नहीं, एक डिफरेंट एंगल में रिलेट करेंगे। मोमेंटम क्या है, आपने पहले भी पढ़ रखा है। मोमेंटम क्या कहते हैं, इसको आप डिनोट करते हो P से, कैपिटल P से, और कहते हो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। यही कहते हैं ना, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द मोमेंटम। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, मोमेंटम जो है किसी बॉडी, जो बॉडी मोशन में है उसका ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है, जो बॉडी मोशन में है उसके एक करेक्टरिस्टिक्स है कि वो अपने आप को मतलब खुद नहीं रोक सकता है। इट कैन नॉट चेंज बाय इट्स ओन। अगर इसको आप डिफिनेशन के टर्म में लिखें तो आप कह सकते हैं मोमेंटम इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बॉडी इन मोशन विच कैन नॉट बी चेंज इट्स ओन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, जिस तरीके से इनर्शिया बॉडी के इनर्शिया को आप चेंज नहीं कर सकते, खुद चेंज नहीं कर सकते थे, खुद चेंज नहीं हो सकता था वो इट्स ओन, वो खुद चेंज नहीं हो सकता इनर्शिया, उस तरह से मोमेंटम भी खुद चेंज नहीं हो रहा है। आराम से धीरे धीरे समझ में आ रही है बातें। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मोमेंटम को आप ये कह सकते हो कि इट कैन नॉट चेंज इट्स ओन। ठीक है, बॉडी की जो मोमेंटम है, किसी स्पीड से साइकिल आ रहा है, ठीक है, आप उसे रोकना चाह रहे हो, उसके मोमेंटम को, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम में आपने कहा मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिए, मास इनटू वेलोसिटी इसमें समझने की कोशिश करते हैं हम। अगर मान लीजिए किसी भी दो बॉडी है डिफरेंट, ठीक है ना, डिफरेंट बॉडी की हम बात कर लेते हैं, और दोनों की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और इसकी मास m1, इसकी मास m2 कहते हैं। ठीक है, फॉर द सेम वेलोसिटी मोमेंटम कैन बी डिफरेंट। कैसे? अगर मास डिफरेंट है तो मोमेंटम डिफरेंट है। अगर
इस बॉडी का M1 का मास मान लीजिए 10 kg है और इसका जो है वो 100 kg है, ठीक है, इसका 100 kg है। तो इस केस में मोमेंटम P2 हमारा क्या हो जाएगा, M2 लिया इसलिए हमने P2 लिया, मोमेंटम क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस यानी कि 1000, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में मोमेंटम P1 की अगर हम बात करें तो 10 इंटू 10 100, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो मास के लिए kg और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट। और अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, किसकी डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम, मोमेंटम की। अगर मोमेंटम की डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m की जगह, मास की जगह पे कैपिटल M, ठीक है, और मीटर पर सेकंड L T बाई सेकंड है, मतलब टाइम का टर्म नीचे है तो ऊपर आएगा -1 के साथ। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलिए यूनिट और डायमेंशन की बात कर ली। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेम वेलोसिटी के लिए दो बॉडी की मोमेंटम अलग अलग है, दो बॉडी की मोमेंटम अलग, इसके मोमेंटम को कम करना है, इसके मोमेंटम को कम करना है, तो दोनों में दोनों डिफरेंट है। बात आप समझ रहे हो। जिस तरह से हमने इनर्शिया में कहा था, इनर्शिया में मैंने कहा था कि ट्रक को अगर आप रोकना चाहो या रुकी हुई ट्रक को आप चलाना चाहो, ठीक है, अगर ट्रक रेस्ट कंडीशन में है तो इट इज द केस ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की कंडीशन है। तो उसके मान लीजिए कि इस कंडीशन को आप चेंज करना चाहो तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू, अगर मान लो साइकिल है उसे आप स्टार्ट करना चाह रहे हो धक्का देकर, उसके कंपेयर में, ट्रक के कंपेयर में तो यहाँ पर कम ही फोर्स लगाना होगा ना। उस तरह से सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा है, अगर इसे रोकना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना है हमें। बात आप समझ रहे हैं। इसके मोमेंटम को कम करना है, इसके मोमेंटम को कम या फिर ज़्यादा करना है, तो उस हिसाब से हम वहाँ पे फोर्सेस अप्लाई करेंगे। अब न्यूटन सेकंड लॉ को बात करते हैं। यहाँ तक ये समझने के बाद देखिए न्यूटन सेकंड लॉ में फिर से मोमेंटम की बात करेंगे। वहाँ पे मोमेंटम चीज़ें समझ में आपको बेटर तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is directly proportional to the rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force। बात समझे आप? जो हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें जो डिफिनेशन है वो है द rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force। ठीक है, ये तो डिफिनेशन आपने लिख दिया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि हम बात कर रहे हैं इसकी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। बात हो गई क्लियर? मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, ठीक है। जो मैंने पहले कहा था, इससे पहले मैं आप जो डिफाइन करने की कोशिश कर रहा था उस अपने मैं सेकंड लॉ में इसने कह दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे मोमेंटम को आप लिख सकते हैं m इंटू वी बाई डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। m इज द कांस्टेंट, उसे हम बाहर कर लेते हैं, तो हम लिखते हैं m डी वी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो हम कह सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू, ये टर्म क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का टर्म है ना, डी वी बाई डी टी, ये
जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो कहते हो के एम ए। ठीक है, जो हमने कहा था, आपसे कई बार पूछा जाता है कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ बताइए, तो आप कहते हो एफ इक्वल्स टू ए में। ठीक है, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है न्यूटन सेकंड लॉ का। ठीक है, यहाँ पे एफ इक्वल्स टू 1, एम इक्वल्स टू 1, के इक्वल्स टू 1 के लिए के 1, तो के 1 पुट करते हैं तो हमारा आ जाता है एफ इक्वल्स टू एम ए। आपको इसे याद रखना है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि न्यूटन सेकंड लॉ को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या कहोगे? ये कहोगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं। चलो इसको मिटाओ। न्यूटन सेकंड लॉ तो बहुत आसान है, थर्ड लॉ है ना, सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ तो बहुत आसान है, बचपन से हम करते आ रहे हैं कि भैया उसने मेरे को एक थप्पड़ मारा तो मैं तो 2-4 मारूंगा, एक थोड़ा मारूंगा। जब भी न्यूटन थर्ड लॉ कहता है भैया जितना उसने मारा उतना ही तुम मारो। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है जितना उसने मारा, अगर एक झापड़ उसने मारा तो तुम्हें भी एक ही झापड़ मारना है। ठीक है, ये तो हो गई मजाक की बात। अब इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? टू एवरी एक्शन there is always an equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction. ठीक है, इसको समझिए। जब आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं इस बोर्ड पे इस हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि मैंने लगाया 5 न्यूटन का इस पे फोर्स। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड जो है वो मेरे तरफ उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगर आप इस बोर्ड की तरफ 5 न्यूटन से फोर्स लगा रहे हो तो बोर्ड जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, आपके अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। इसका मतलब, इसको अगर सरल भाषा में हम कहें तो अगर हम कहें कि दो बॉडी ड्रिल लेते हैं हम, एक छोटा एक बड़ा। अब देखो यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हो, इसे समझते हैं अच्छे से, है ना। यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हो F, ठीक है। अब फोर्स तो हम A ब्लॉक पे लगा रहे हैं, फोर्स हमने लगाया A ब्लॉक पे, लेकिन अगर फोर्स की वैल्यू इतनी सफिशिएंट है कि ये दोनों को साथ में मूव करा सके, ठीक है, अगर ये दोनों को साथ में मूव करा सके तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों जो आपस में कांटेक्ट में हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन लगेगा। ये इसे इस तरफ धक्का दे रहा, इस तरफ, तो यानी कि ये हम यहाँ पे कह रहे हैं, मान लीजिए F1 की बात कर लेते हैं, A इस पे लगा रहा और उतना ही फोर्स B लगा रहा, उतना ही फोर्स B लगा रहा है A पे, B की बात कर लेते हैं, उतना ही फोर्स, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। बात समझ में आई? जितना फोर्स A B पे लगा रहा है उतना ही फोर्स B A पर भी लगा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। बात आई समझ में? न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि किसी भी वस्तु पे जितना आप फोर्स लगाते हो वो भी उतना ही फोर्स पलट कर लगा रही है आप पे, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। आप जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो और जो बॉडी है वो जिस डायरेक्शन में लगा रही है वो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब मैं इधर लगा रहा हूँ, बॉडी इस डायरेक्शन में लगा रही है और मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया न्यूटन थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ में क्या है कि फोर्स जो है न्यूटन थर्ड लॉ, ये हमेशा पेयर में होगा। पेयर में मतलब देख रहे हो, ये एक मतलब जितना ये लगाया उतना वो लगाया, है ना, एक फोर्स ये एक फोर्स ये।
दो हो गए तो पेयर में फोर्स है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, है ना, क्लियर है। चलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ भी समझ गए। चलिए हम इसको कुछ न्यूमेरिकल करके सॉल्व करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेंगे हम, अभी बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी करेंगे, लेकिन अभी हमें समझना है। आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा, थर्ड लॉ पढ़ा, इनके डिफिनेशन पढ़े। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ का जो डिफिनेशन है उसे आप याद कर लीजिए, है ना, उसे आप याद कर लीजिए। क्योंकि कई बार बहुत अजीब सा लगता है कि कोई पूछे आपसे कि न्यूटन्स लॉ बताइए और आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, आप उसे डिफाइन नहीं कर पाते हो, आपसे छोटा भाई बहन भी पूछ सकता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बता दो भैया या दीदी, और नहीं बता पाते हो, तो इट इज़ वेरी सेमफुल। तो आप इसको याद कीजिए अच्छे से, और ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पूछे तो आराम से हमने बता दिया, है ना। बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट जो बनाना है वो तो आप बनाइए। देखिए आपसे कहा गया कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि चलो अब इसे हम सिंपल तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में ये समझते हैं कि मान लो कि इस पे एफ फोर्स लगा रहे हो, जिसे कह रहे हो 10 न्यूटन, है ना, एफ फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, और साथ में तुम ये कह रहे हो कि इससे एक ब्लॉक और कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, दिस इज M1, दिस इज M2, दिख रहा है M1 और M2। M1 पे जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है, ये मान लो 1 kg है और ये भी 1 kg मान लेते हैं, ठीक है, दोनों का मास 1 kg है। अब देखिए ये जब फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, वो तो आगे वाले पे लगा रहे हो मास M पे, लेकिन यहाँ से ये ऐसे भी खींच रहा है, यहाँ से ये ऐसे भी खींच रहा है, इधर जब इसको खींचने की कोशिश कर रहे हो तो साथ में वो भी इस डायरेक्शन में उसका भी मोशन हो रहा है, दैट बॉडी इज ऑल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, इस डायरेक्शन में उसके भी मोशन हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है हमारा, जिसे कि आप कहते हो टेंशन, आप जानते हो, आपने पढ़ रखा है। और टेंशन का नेचर क्या होता है, जहाँ पे कांटेक्ट है उससे अबे, ठीक है, यहाँ पे इससे कांटेक्ट है तो इससे दूर, यहाँ पे इससे कांटेक्ट है तो इससे दूर, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये तो हम समझ गए कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा। टेंशन के डायरेक्शन को, मतलब टेंशन के डायरेक्शन को समझने के लिए कह सकते हो कि चलो ठीक है, हमने एक बॉडी यहाँ पे लगाया, एक बॉडी हमने यहाँ पे लगाया, है ना, और यहाँ से कनेक्टेड है, टेंशन को हम समझते हैं। तो यहाँ पे टेंशन मान लो T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है, दिस इज M1, दिस इज M1 M2। इसकी अगर हम बात करते हैं, ये बॉडी पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है M1G, ठीक है, टेंशन हमें बेसिकली समझना है। तो अगर यहाँ पे इसके कांटेक्ट में है तो इसे अबे फ्रॉम द कांटेक्ट, इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा T1, और यहाँ पे नीचे की तरफ T1, ठीक है। बस इसका डायरेक्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी देखिए यहाँ पे अब इन दोनों के बीच क्या आते हैं, इसकी कहानी छोड़ते हैं, इन दोनों की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में क्या हो रहा है कि जब ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी कोई फोर्स लगाएगा इसके अपोजिट। बात समझ रहे हो आप, नहीं समझे? देखो जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको पहले भी, हमने कहा ये A और ये B, है ना। अब इसमें इधर से फोर्स लगाओ F, तो ये जब इसको धक्का देगा, जब इसको धक्का देगा, ठीक है, जब इसको धक्का देगा तो यहाँ पे ये फोर्स और यहाँ पे ये फोर्स, ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया,
ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे उसे थर्ड लॉ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। आपने थर्ड लॉ भी पढ़ा, सेकंड लॉ भी पढ़ा, फर्स्ट लॉ भी पढ़ा, थर्ड लॉ लास्ट में पढ़ा, तो इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड लॉ को लेकर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो, ना ना, बिल्कुल ना। थर्ड लॉ एक इस पे एक फोर्स लगा रहा, उतना ही फोर्स इस पे लग रहा है, ये तो हमने समझ लिए और ये आप समझ गए अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। बॉडी मान लें कि इस डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करी विद एन एक्सेलरेशन ए, है ना। अब यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन ये है, अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट टी और टी। अब इसकी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले की, फॉर मास m1, फॉर मास m1 क्या कहेंगे, ये फोर्स इसको इधर खींच रहा और ये टी जो है इसको इधर खींच रहा है, जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि ये बड़ा है तभी तो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यानी कि F माइनस टी इक्वल्स टू m1a। ये देखो यहाँ पे समझो, ये क्या है, F इक्वल्स टू m, है ना। और ये हमने क्या कहा कि हमने कि जो फोर्स इस पे बॉडी पे लग रहा है उसके रिजल्टेंट के बराबर है ये अलग से कोई फोर्स नहीं है। F इक्वल्स टू m, इट इज़ नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ, कोई अलग से फोर्स नहीं है। ये क्या है कि इस वाले बॉडी पे a मास पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, वो फोर्स ma के इक्वल होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, भूलने की ज़रूरत नहीं है इसे। अब यहाँ पे सेकंड बॉडी पे आओ। सेकंड पे अगर इसका बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो किस कारण से, टी के कारण से, तो t इक्वल्स टू m2a, है ना। ये दो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अगर दोनों को आप ऐड करते हो तो क्या होगा, t और t कैंसिल, f इक्वल्स टू a कॉमन लिया और m1 प्लस m2। तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू क्या, f डिवाइड बाई m1 m2, ठीक है। ये आ गया न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से। न्यूटन सेकंड लॉ से आपने कहा ना कि जो रिजल्टेंट किसी भी बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वही उसके m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल है, F इक्वल्स टू ma के, ठीक है। चलिए समझ गए, बहुत तेज। अब देखो, मिटा लो। चलिए, आपसे अगर कहा जाए कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, और साथ में ये आपको रिएक्शन फोर्स निकालना है। यहाँ पे आप लगा रहे हो 20 न्यूटन का फोर्स, ये m1 की बात कर रहे हैं, m2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, m1 और m2 की बात कर रहे हैं। ये जो 20 न्यूटन फोर्स लगा, उसके लगने से ये दोनों बॉडी जो है मोशन में आ गया। ये 20 न्यूटन जब आपने बॉडी पे अप्लाई किया, तो इस 20 न्यूटन के अप्लाई होने से, क्यों, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना 20 न्यूटन लगा दे तो चलेगा ही, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, बॉडी का मोशन स्टार्ट ही हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो हमने कहा कि 20 न्यूटन हमने लगाया और बॉडी जो है इस डायरेक्शन में इसका मोशन स्टार्ट हो गया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मान लो कि 20 से हमने कम लगाया या फिर इसकी वैल्यू m1 m2 की बहुत ज़्यादा कर दी, ठीक है, तो 20 न्यूटन लगाओ तो भी ये मोशन नहीं करेगा। तो हमने कहा कि चलो 20 न्यूटन लगाने से इसका मोशन हो रहा। हमने कहा कि m1 इक्वल्स टू 1 kg और m2 इक्वल्स टू 2 kg है, ठीक है, और ये इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा। तो आप बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आपने कहा ठीक है, हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स F इक्वल्स टू हमें ma, तो F कितना है 20 न्यूटन, m कितना है m1 प्लस m2 इंटू ए। हमने इसको एक सिस्टम मान लिया, इसे धक्का दे रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए ए इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 20 डिवाइड बाई 1 + 2 1 + 2 1 + 2 यानी कि 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आपने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। आपने कहा कि जब चलो ये इसके कांटेक्ट में था, ये बॉडी इस पर एक फोर्स लगा रहा है, मान लो इसे हम कहें F2 और इसे हम कहें F1, M1 और M2 की बात करते हैं, M1 और M2 की बात करते हैं। अब ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा हो, ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, आपने तो पढ़ा ना न्यूटन्स थर्ड लॉ में, क्या पढ़ा आपने, कहा द रेट ऑफ चेंज, सॉरी न्यूटन्स थर्ड लॉ में कहा आपने टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, ये तो कहा ना। तो कैसा भी केस हो, दुनिया का कैसा भी केस ले लिया आपने, अगर दो बॉडी कांटेक्ट में उस पर कोई फोर्स आप लगा रहे हो, उसका मोशन हो रहा है नहीं भी हो रहा है, कोई भी कंडीशन है, तो इसका मतलब तो ये तो श्योर है कि वो दोनों जो फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल है ना, वो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, F इक्वल्स टू F1 इक्वल्स टू माइनस F2, पसीना ज़्यादा आता है सॉरी, आप यहाँ पे कहोगे F1 इक्वल्स टू माइनस F2, आपने कहा ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि चलिए ठीक है, ये इस पे लगा रहा है, तो इस वाले की बात करें हम, तो हमने यहाँ पे इस पे लगा दिया था भाई 20 न्यूटन, ठीक है, हमने लगा दिया 20 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वो हमारा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम क्या F2 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। इसका मोशन हो रहा है यानी कि ये फोर्स ज़्यादा है, 20 - F2 इक्वल्स टू M1 × A, है ना, 20 - F2 इक्वल्स टू M1 की वैल्यू 1 20/3, तो क्या हो जाएगा F2 इक्वल्स टू ये इस तरफ माइनस साइन के साथ आएगा, तो 20 - 20/3, है ना, 20 - 20/3 क्या हो जाएगा, ये 40/3, यही होगा ना। जैसे इसका एलसीएम लिया 3, यहाँ 3 आकर मल्टीप्लाई हो गया 60 - 20, तो ये 40/3 हुआ ना न्यूटन, क्लियर है। आपने F2 कैलकुलेट किया। अब ये देखते हैं कि ये क्या F1 की इक्वल हो रहा है क्या, इसके बराबर, ये तो दोनों सेम ही आना चाहिए ना। तो हम देखते हैं, चलो F1 की बात करते हैं। तो इसका मोशन हो रहा है F1 इक्वल्स टू M1 × A, यही है ना, यही है। तो M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू 2, एक्सेलरेशन हमारा स्टार्टिंग कितना था 20/3 यानी कि 40/3 न्यूटन, सेम है ना, आपने प्रूफ कर लिया ना यहाँ पे कि दोनों सेम है। बात समझ में आ रही है। देखिए इसमें कुछ है नहीं, मैंने आपसे कहा कि एक बॉडी पे आपने कोई फोर्स लगाया, तुमने इस पे कोई फोर्स लगाया और तुमने क्या किया कि इसे पूरा एज ए सिस्टम कंसिडर कर लिया, क्योंकि ये साथ में इनका मोशन हो रहा है, तो साथ में मोशन हो रहा है तो इनकी एक्सेलरेशन भी सेम है, बात साफ है। जब ये साथ में मोशन करेगा तो एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा ना। तो ये जब एक्सेलरेशन सेम है तो आप F इक्वल्स टू ma वाले फार्मूले से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। जब तुमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया तो हम कहेंगे कि चलो ठीक है, ये वाला बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला बॉडी ये इस पे फोर्स लगाएगा। ये किसके बेसिस पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ के बेसिस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। तो यानी कि आप यहाँ पे इस वाले को, फर्स्ट वाले बॉडी को कंसिडर करके
आप उस केस में आपने उसका फोर्स कैलकुलेट कर लिया F2। F2 कैलकुलेट करने के बाद आप कहते हो क्या ये F1 के इक्वल है या नहीं है, आपने उसे भी चेक कर लिया, आपने कहा ठीक है भाई ये तो इक्वल आ रहा है, ये तो इक्वल आ रहा है, यानी कि ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स इस पे लगा रहा है। बात हो गई क्लियर। अगर इसमें 3 ब्लॉक हो तो, अगर इसमें 3 ब्लॉक हो तो क्या करेंगे, सेम कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए ये दे रखा है सवाल में आपके कि एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, तीसरा ब्लॉक ये है ना, M1 M2 M3, यहाँ से कोई फोर्स लगा दिए, F इक्वल्स टू मान लो 50 न्यूटन, 50 न्यूटन की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो इस वाले सरफेस पे यहाँ पे हम बात करें, ये जो दोनों कांटेक्ट है या फिर इन दोनों कांटेक्ट की बात करें, तो ये और ये, अगर ये F1 और F2 की बात करें तो F1 इक्वल्स टू माइनस F2 होगा। और इस वाले सरफेस की बात करें तो ये और ये, अगर हम इसे F3 कहते हैं, इसे F4 कहते हैं, तो ये भी आपस में बराबर होगा, है ना। अब क्या ये आपस में सारे एक बराबर होंगे, सारे बराबर होंगे। इसे आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3 होगा या नहीं होगा, है ना। चलिए अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की एक और बात कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल और सिंपल सी। देखिए पुली का क्वेश्चन करते हैं, फिर हम पुली को डिटेल से पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम पुली का ही करेंगे, उसमें खूब सारे न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे। देखिए मान लो कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, मान लो ये पुली है और इसमें तुमने कहा कि ये M1 है, ये M2 है। M1 इक्वल्स टू 10 kg है और M2 इक्वल्स टू 5 kg है, ठीक है। अब ये 10 kg तो ये नीचे आएगा, चलो इसको मान लीजिए नीचे आ रहा है, तो जब ये नीचे आ रहा तो ये ऊपर जा रहा है। जब हमने कहा ठीक है तुम भी ऊपर चलो भाई। अब यहाँ पे चूँकि ये रस्सी से कनेक्टेड है तो यानी यहाँ पर टेंशन है, तो यहाँ पर T है, यहाँ पे T है। मैंने कहा ठीक है। अब ये जब बॉडी इस तरह से लटका हुआ है तो इसका वेट ड्यू टू ग्रेविटी भी है M1g, यहाँ पे M2g, ठीक है। अब इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ से हम लिखेंगे कि इसका मोशन इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ हो रहा है, इसका मतलब है कि ये फोर्स टेंशन से ज़्यादा है। इसका जो वेट ड्यू टू ग्रेविटी है ये T से ज़्यादा है, तभी तो इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहा है नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ ले जा रहा है यानी ये बड़ा ये छोटा, तो हमने कहा ठीक है M1g माइनस T इक्वल्स टू, अब इसका जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है M इंटू ए के बराबर है। क्लियर है। इसके लिए बात करें सेकंड वाले के लिए, तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, यानी कि T बड़ा है यहाँ पे, तो आप कह सकते हो T माइनस नीचे की तरफ कौन सा है M2g इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो M2a, है ना। इस केस में आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ये T से ये T कैंसिल, है ना, G कॉमन लिया तो यहाँ हो गया हमारा M1 माइनस M2, जी दोनों में कॉमन ले लेंगे ना, बाहर आ जाएगा तो M1 माइनस M2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा M1 प्लस M2, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक है। क्लियर है। अब इसको आप कैलकुलेट करो कितना आएगा, A इक्वल्स टू M1 की वैल्यू 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 इंटू G, यानी कि 5/15 इंटू 10, तो ये क्या हो गया हमारा, ये 10/3 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने एक्सेलरेशन बता दिया। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि टेंशन क्या है, टेंशन की वैल्यू क्या है, ये कैलकुलेट करके बताओ। टेंशन की वैल्यू क्या है ये कैलकुलेट करके बताओ। कैसे करेंगे, ट्राई करो। हम किसी एक इक्वेशन को लेंगे, इक्वेशन ये या ये,
किसी एक इक्वेशन को लेंगे और इस इक्वेशन में एक ही वैल्यू को रख पुट कर देंगे। हमने कहा ठीक है, हमने मान लो इक्वेशन सेकंड लिया, हमने कहा t माइनस m2 यानी कि 5m2g पहले लिख लेते हैं, इक्वेशन ही लिख लेते हैं, और m2a। आपने कहा ठीक है, t इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, m2 की वैल्यू 5, एक्सेलरेशन 10/3 पुट करते हैं, प्लस m2 की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10 है ना, g की वैल्यू 10। आपने कहा ये तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी कि 50/3 प्लस 50/3 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ, अगर आप डिवाइड करो, चलो सिंपल तरीके से हम कर लेते हैं, बच्चों के तरीके से, एक बार में किया तो ये 3, 2, 0, 6, 18, 2, फिर 6, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको ऐड कर दो आप 50 प्लस 50 में, तो क्या हो जाएगा हमारा 66.66 न्यूटन, ये आंसर। तो इस तरीके से हम न्यूटन सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल को करेंगे। न्यूमेरिकल को करने का मतलब सेकंड लॉ का यूज़ करके। थर्ड लॉ तो आप समझ ही गए, और फर्स्ट लॉ जो है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।